हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया एमसीयू की अब तक की सबसे बकवास मूवी है। ये क्या बकवास कर रहा है? इतनी बकवास कि अगर मैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सभी मूवीज की रैंकिंग करूंगा तो उसमें ये बॉटम 3 में आएगी। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्रिटिक्स, रिव्यूअर्स और कमेंट्स में आप ही में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि लोग बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, बॉक्स ऑफिस भी इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। 200 मिलियन डॉलर के बजट पे बनी ये मूवी अब तक 365 मिलियन डॉलर कमा चुकी है। एंटमैन 1 और एंटमैन 2 के कंपैरेटिवली ओपनिंग वीकेंड पे 120 मिलियन डॉलर्स कमा के इसने एक रिकॉर्ड बनाया। तो वहीं 69% टिकट सेल्स में ड्रॉप के साथ सेकंड वीकेंड पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की हिस्ट्री में एक और रिकॉर्ड बना गई। मूवी रिव्यूइंग साइट रॉटन टोमेटोज पे इस मूवी को मिले 48% रेटिंग। इनफैक्ट एमसीयू की सिर्फ एक और मूवी इटर्नल्स को इससे कम रेटिंग मिली है, 47%। बट इस सब का रीजन क्या है? एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में बहुत सारी कमियां हैं। बात शुरू करें पुअर सीजीआई से, जो दिसंबर में आई अवतार द वे ऑफ वाटर के मुकाबले काफी बुरा दिखता है। पास्ट में और अब भी मार्वल के कई वीएफएक्स वर्कर्स ये क्लेम कर चुके हैं कि एमसीयू की मूवीज का प्रोडक्शन शेड्यूल काफी हेक्टिक होता है और इस बार क्वांटममेनिया से पहले रिलीज होने वाली ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर को हाई प्रायोरिटी पे रखा गया था, जिसका रीजन है उसके फर्स्ट पार्ट ने 1.3 बिलियन डॉलर्स कमाए थे। तो ऐसे में क्वांटममेनिया के ग्राफिक्स की डेवलपमेंट के लिए जहां कई महीनों का टाइम चाहिए था, वहीं कुछ हफ्तों का टाइम मिला है। तो ऐसे में सीजीआई उस लेवल पे सही नहीं हो सकता था। सेकेंडली, मूवी का ट्रेलर पोर्ट्रे कर रहा था एक सीरियस टोन, बट एक्चुअल मूवी उतनी सीरियस नहीं थी। अगर कैंग द कॉन्करर को छोड़ दिया जाए तो पूरी कहानी फनी वे में चल रही थी। स्पेशली मोडोक का प्रेजेंटेशन एक जोक था। थर्डली, मूवी के टाइटल में मेंशन्ड है नाम द वास्प, जिसका देखा जाए तो इस मूवी में कोई इंपॉर्टेंट रोल था ही नहीं और इस कैरेक्टर को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया था। इसके अलावा मूवी में भर भर के लूप होल्स और अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, जिनका डिस्कशन मैं पास्ट वीडियोस में कर चुका हूं। बट इस सब के बावजूद क्या ये मूवी सच में 48% रेटिंग डिजर्व करती थी कि यहाँ पर कुछ और ही गड़बड़ हो रही है? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बट ये समझने के लिए करते हैं टाइम ट्रेवल और चलते हैं बैक टू 2008 एमसीयू की सेकंड मूवी द इनक्रेडिबल हल्क पे। एक ऐसी मूवी जिसे एमसीयू ने अबैंडन कर दिया है, यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होते हुए भी मार्वल स्टूडियोज ही इसे इसका पार्ट नहीं मानता। यहाँ पर एडवर्ड नॉर्टन इंट्रोड्यूस हुआ था हल्क के रूप में, जिसे बाद में 2012 की एवेंजर्स में रिप्लेस कर दिया मार्क रफेलो ने। जब ये मूवी 2008 में रिलीज हुई थी तो स्टूडियो को इससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन इससे ठीक एक महीने पहले रिलीज हुई थी आरडीजे की आयरन मैन और इन दोनों मूवीज की टोन काफी अलग थी। आयरन मैन जहां आरडीजे की पर्सनैलिटी के साथ पॉप कल्चर रेफरेंसेस और अपबीट थीम पे बेस्ड थी, वहीं द इनक्रेडिबल हल्क एक डार्क मूवी थी जो एक्चुअल में सही रिप्रेजेंटेशन था हल्क का मार्वल कॉमिक्स से। बट ये मूवी लोगों को पसंद नहीं आई और एमसीयू की अब तक की लोवेस्ट अर्निंग मूवी होने के बावजूद इसकी रेटिंग है 67%। आगे बढ़ते हैं आयरन मैन 2 पे, जो आरडीजे की तीनों आयरन मैन मूवीज में सबसे लोवेस्ट रेटेड है। इस मूवी को बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, इसके लूज प्लॉट, कॉमिक्स के पॉपुलर विलन विप्लैश को वेस्ट करना और इवन सेकंड विलन का एग्जिस्टेंस दिखाना सिर्फ ब्लैक विडो को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और आयरन मैन 1 के कंपैरेटिवली इस मूवी को ऑडियंस से काफी नेगेटिव रिव्यूज मिले, बट इस मूवी की रेटिंग है 71%। थोड़ा फ्यूचर में बढ़ते हैं, साल है 2019 और रिलीज हुई है कैप्टन मार्वल, एक ऐसी मूवी जो रिलीज होने से पहले ही कंट्रोवर्सी से घिर गई थी। पहले तो ब्री लार्सन के भड़बोलेपन की वजह से इस मूवी को बहुत सारा बैकलैश झेलना पड़ा है। ऊपर से मूवी का प्लॉट भी कुछ खास अच्छा नहीं था। इनफैक्ट क्रिटिक्स के हिसाब से ये मूवी सिर्फ एंड गेम से पहले एक फिलर थी ताकि एक और कैरेक्टर ऐड हो सके इस यूनिवर्स में। ऊपर से मूवी का थीम जो बेस था फेमिनिज्म के अराउंड, लेकिन ये मूवी उसमें भी लैक कर गई। यानी कि ये दिखाना कि कैप्टन मार्वल एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल वुमेन है, उसकी जगह बार बार ये रिमाइंड कराया जा रहा था कि कैप्टन मार्वल एक फीमेल होने के बावजूद स्ट्रॉन्ग है, जो एक तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि नॉर्मली फीमेल वीक होती है, जो कि मेरे हिसाब से फेमिनिज्म नहीं है। अब इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बावजूद आपको क्या लगता है इस मूवी की रेटिंग क्या रही होगी? एनीवे, आप गलत ही होंगे क्योंकि इस मूवी की रेटिंग आप गैस ही नहीं कर सकते, 79%। बट अगर आप कहोगे कि मैं एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया को बाकी मूवीज से क्यों कंपेयर कर रहा हूं, तो लगे हाथ इसे एंटमैन के सीक्वल के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं। 2018 की एंटमैन एंड द वास्प जहां इंट्रोड्यूस हुई होप वैन डाइन वास्प के रूप में। इस मूवी से पहले पास्ट के जितने भी विलन्स थे, जिनमें वल्चर, हेला,
किलमॉन्गर और इवन थैनोस। उन्होंने जो बार सेट किया था इस मूवी के दो विलन्स घोस्ट और सोनी बर्च, दोनों ही ना तो स्ट्रांगली दिख के आए ना ही उनका प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ। मूवी का प्लॉट भी काफी स्लो था एंड अगेन अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद अवेंजर्स एंड गेम से पहले इस मूवी से सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट निकली, वो था इसका एंड क्रेडिट, यानी कि वास्प का इंट्रोडक्शन जो मूवी के टाइटल में है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका एंड क्रेडिट था अवेंजर्स एंड गेम की वजह से। और अगर सच बोलूं तो क्वांटम मेनिया के कंपैरेटिवली ये मूवी इतनी अच्छी नहीं थी, बट इसे रेटिंग कितनी मिली? 87%। तो अगेन क्या एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया इन सभी मूवीज के कंपैरेटिवली इतनी खराब थी कि इसे इटर्नल्स के बराबर रेटिंग मिली है, या फिर एमसीयू फैंस की डिमांड काफी बढ़ गई है? क्वांटममेनिया मार्वल के फेज 5 की शुरुआत थी। एमसीयू के सभी फेजेस की शुरुआत धमाकेदार रही है। फेज 1 आयरन मैन से, फेज 2 आयरन मैन 3 से और फेज 3 कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के साथ। हालांकि फेज 4 की शुरुआत कोविड की वजह से ब्लैक विडो के साथ हुई, बट उसे भी काफी अप्रिसिएशन मिला। तो अगर फेज 5 की फर्स्ट मूवी से फैंस की एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी तो वो परफेक्टली जायज है। सो मार्वल मार कहां खा रहा है? फर्स्ट थिंग इज एंड ऑफ द इन्फिनिटी सागा एंड अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम जैसी मूवीज, जिन्होंने बेस्ट और बिगेस्ट फैन मोमेंट्स तो दिए ही, बट साथ ही एक्सपेक्टेशन सेट कर दी। ऐसी एक्सपेक्टेशन जिन्हें रिक्रिएट कर पाना बहुत मुश्किल है। स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ वो हो पाया एंड देन अगेन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी कई ऐसे मोमेंट्स मिले, बट एक चीज रियलाइज कीजिए कि ये मोमेंट्स अचीव करने के लिए 20 से 22 साल लगे। अगर वो कैरेक्टर्स पहले पास्ट मूवीज में अलग कास्ट नहीं हुए होते तो आज ये मूवीज इतनी हिट नहीं होती। अब इसमें एंटमैन की क्या गलती है कि उसकी एंट्री 2015 में हुई है एंड पॉल रड के अलावा किसी और को इस रोल के लिए कास्ट नहीं किया गया है। मतलब ये जब भी होगा पॉल रड के लिए काफी बुरा होगा, बट आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। सेकेंडली 2008 में जो ऑडियंस द इनक्रेडिबल हल्क जैसे ट्रू टू कॉमिक्स कैरेक्टर्स और वॉयलेंस के लिए रेडी नहीं थी, विद टाइम वो ऑडियंस भी ग्रो हो चुकी है एंड अब डीसी की डार्कर मूवीज को वो एमसीयू से बेटर भी कहती है। एक टाइम एमसीयू मूवीज में एडल्ट जोक्स नहीं होते थे एंड अब शी हल्क और इटर्नल जैसे प्रोजेक्ट्स उससे काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो ये श्योर है कि ऑडियंस के साथ स्टूडियो भी कंटेंट ग्रो कर रहा है, लेकिन एमसीयू की स्पीड आज की पैदा होते ही फोन पकड़ने वाली जनरेशन से थोड़ी कम लग रही है। बट देन यहाँ से आगे ऑप्टिमिस्टिकली चले तो एमसीयू का डाउनफॉल नहीं ग्रोथ ही दिखती है। क्यों? क्योंकि जब फेज 5 की शुरुआत ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है जो कि बाय द वे काफी लो है, तो ऐसे में सीक्रेट इन्वेजन जैसा डिज्नी प्लस शो जो एमसीयू में एक ट्विस्ट दिखाएगा, और फेज 5 की नेक्स्ट मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 जो इस टीम के एरा का एंड है। एंटमैन 3 से ऑडियंस के सेट स्टैंडर्ड्स के कंपैरेटिवली इन दोनों प्रोजेक्ट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है बेटर दिखने की। साथ ही मार्वल ने भी ये रियलाइज कर लिया है कि फेज 4 में इतना बैक टू बैक कंटिन्यूस नॉन स्टॉप कंटेंट देना उनके लिए भी पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव ही दिख के आया है, जिस रीजन से फेज 5 के काफी सारे प्रोजेक्ट्स डिले कर दिए गए हैं, जिससे दो चीजें होंगी। एक तो ऑडियंस बर्नआउट महसूस नहीं करेगी और साथ ही उन्हें टाइम मिलेगा चीजें अब्सॉर्ब करके उन्हें अप्रिशिएट करने का भी। इन द एंड हर मूवी किसी ना किसी एस्पेक्ट पे लैक करती है। हर मूवी में प्लॉट होल्स होते हैं जो कि बाय द वे एमसीयू की मोस्ट अर्निंग मूवी अवेंजर्स एंड गेम में भी भर भर के है। बट इस रिसर्च के थ्रू मुझे इतना तो क्लियर हो गया है कि मूवी की ऑडियंस रेटिंग मूवी की क्वालिटी को डिफाइन नहीं करती एंड किसी भी रिव्यू पे चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव उस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। तो फाइनली मैं आपसे फिर पूछूंगा वही सवाल जिससे इस वीडियो की शुरुआत की थी, क्या सच में एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया इतनी खराब रेटिंग डिजर्व करती है? अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।